नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर बिजनेस ओनर और टैक्स प्रोफेशनल के रडार पर होना ही चाहिए। जीएसटी पोर्टल का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर यानी एएटीओ। ये टर्म भले ही सुनने में टेक्निकल लगे, लेकिन इसमें हुई छोटी सी चूक भी कंप्लायंस की दुनिया में बड़ा तूफान ला सकती है। तो आइए आज इस पूरे कैलकुलेशन और इसमें बदलाव करने के नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं, ताकि इसके पीछे का पूरा गणित एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। चलिए बिना देर किए देखते हैं कि आज किन किन अहम पहलुओं पर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले एएटीओ कैलकुलेशन को डिकोड करेंगे, फिर कुछ रियल वर्ल्ड उदाहरण देखेंगे, टर्नओवर में अमेंडमेंट के नियम समझेंगे, ये जानेंगे कि ये नंबर इतना क्रूशियल क्यों है, और आखिर में बात करेंगे कि महंगे जीएसटी नोटिस से कैसे बचा जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आईआईटी कैलकुलेशन को समझना। एओटी का सीधा सा मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर में किसी बिजनेस का कुल टर्नओवर। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा कैच है वो ये कि ये कैलकुलेशन हमेशा पैन के स्तर पर होता है। इसका मतलब है कि अगर एक ही पैन कार्ड पर देश के अलग अलग राज्यों में कई जीएसटीआईएन रजिस्टर्ड हैं, तो उन सभी का टर्नओवर एक साथ क्लब कर दिया जाएगा। जीएसटी पोर्टल इसे अलग अलग कंपनियों के रूप में नहीं, बल्कि एक सिंगल पैन लेवल एंटिटी की तरह देखता है। अब देखते हैं कि इस टर्नओवर में क्या जुड़ेगा और क्या नहीं। बाईं तरफ देखिए वो चीजें जो इसमें शामिल हैं, जैसे सारी टैक्सेबल सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स और यहाँ तक कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी। जी हाँ, जिन चीजों पर टैक्स नहीं लगता वो भी कुल टर्नओवर का हिस्सा होती हैं। लेकिन दाईं तरफ जो चीज बिल्कुल बाहर रखी गई है वो है खुद जीएसटी टैक्स का अमाउंट, यानी जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो टर्नओवर में नहीं गिना जाएगा। सही कैलकुलेशन के लिए ये बेसलाइन याद रखना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एटो के कुछ एकदम वास्तविक उदाहरण, जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इसे समझने के लिए एसएस डिजिटल इंडिया का वित्त वर्ष 2025-26 का एक शानदार उदाहरण लेते हैं। इस चार्ट में 3 स्लाइस हैं। 18 लाख रुपए की डोमेस्टिक सेल्स, 7 लाख रुपए का एक्सपोर्ट और 2 लाख रुपए की एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब मजे की बात यह है कि पोर्टल इन तीनों को अपने आप कैलकुलेट करता है और कुल ऑटो 27 लाख रुपए कर देता है। ये पोर्टल द्वारा ऑटो कैलकुलेट किया गया बिल्कुल सटीक आंकड़ा है। चलिए एक और दिलचस्प सिचुएशन इमेजिन करते हैं, जहां एक ही बिजनेस के कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन है। मान लेते हैं एक ही पैन के तहत 2 जीएसटीआईएन हैं, एक दिल्ली में जिसका टर्नओवर 25 लाख है और दूसरा राजस्थान में जिसका टर्नओवर 15 लाख है। पोर्टल इन दोनों को जोड़कर कुल एटीट्यूड 40 लाख रुपए बना देगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि चाहे दिल्ली के पोर्टल पर लॉगिन करें या राजस्थान के, दोनों जगह बिल्कुल सेम 40 लाख रुपए का एटीओ ही नजर आएगा, क्योंकि बेस तो एक ही पैन है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन पर, टर्नओवर में बदलाव करने के नियम। अगर बुक्स और पोर्टल के डेटा में मिसमैच है तो पोर्टल इसे एडिट करने की परमिशन देता है, लेकिन इसके नियम काफी सख्त है। इसे ऐसे समझते हैं। सबसे पहले पोर्टल फाइल किए गए जीएसटीआर 1 और 3B के आधार पर टर्नओवर ऑटो कैलकुलेट करता है। लेकिन अगर ये गलत है तो इसे मैन्युअली ठीक किया जा सकता है। पर ध्यान रहे, पोर्टल केवल और केवल 2 बार मैन्युअल करेक्शन की इजाजत देता है, बस 2 मौके, और उसके बाद एडिटिंग हमेशा के लिए लॉक। इसके बाद जीएसटी अधिकारी इस नई वैल्यू का रिव्यू कर सकता है, और अगर 30 दिनों के भीतर कोई एक्शन नहीं होता तो दर्ज की गई वैल्यू ही परमानेंट मान ली जाती है। अब इस स्लाइड में जो डेटा है वो वाकई चौंकाने वाला है। एक एचसी सेलर का केस लेते हैं। मान लीजिए इनका असल टर्नओवर 15 लाख रुपए है, जिसमें 12 लाख एक्सपोर्ट है और 3 लाख लोकल सेल्स। लेकिन पोर्टल सिर्फ 10 लाख दिखा रहा है। ये 5 लाख का भारी भरकम गैप कहाँ से आया? जवाब है एक्सपोर्ट इनवॉइस को ठीक से रिपोर्ट ना करना। ऐसी स्थिति में असली अकाउंटिंग बुक्स के आधार पर पोर्टल के टर्नओवर को अपडेट करना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए अब चौथे सेक्शन की ओर रुख करते हैं और समझते हैं कि ये एक अकेला नंबर इतना मायने क्यों रखता है। असल में एओडीओ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये एक मास्टर की है जो पूरे बिजनेस के कंप्लायंस का रास्ता तय करती है। यही नंबर डिसाइड करता है कि क्या बिजनेस क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एलिजिबल है, क्या कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा मिल सकता है या नहीं, और तो और ई इनवॉइसिंग लागू होगी या नहीं, ये भी इसी से तय होता है। एक गलत नंबर पूरी जीएसटी कंप्लायंस कैटेगरी को बिगाड़ सकता है और जीएसटी नोटिस आने का रिस्क कई गुना बढ़ा सकता है। तो आखिर ये मिसमैच होता क्यों है? इसके कुछ बहुत ही कॉमन रीजंस हैं।
सबसे बड़ा कारण तो GSTR 1 और 3B के डेटा में फर्क होना ही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट का डेटा मिस हो जाना, क्रेडिट नोट्स का सही एडजस्टमेंट ना होना या फिर कई GSTIN को एक साथ जोड़ने में आने वाले इश्यूज भी इस मिसमैच की बड़ी वजह बनते हैं। कई बार रिटर्न फाइल करते वक्त छोटी सी क्लरिकल मिस्टेक भी पूरे कैलकुलेशन को हिला देती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, महंगे GST नोटिस से कैसे बचें। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पोर्टल पर मैनुअल अपडेट करते वक्त जल्दबाजी में या बिना पक्के सबूत के गलत टर्नओवर भर दिया जाए तो क्या होगा? इसके नतीजे सच में काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। बिना सॉलिड रिकॉर्ड्स के टर्नओवर में छेड़छाड़ करने पर सीधे GST नोटिस आ सकते हैं। ये एक छोटी सी गलती GST अधिकारियों द्वारा डीप वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन का ट्रिगर बन सकती है। और अगर एक बार रिकॉर्ड्स में विसंगति मिल गई तो ये आगे चलकर कंप्लायंस की बहुत ही लंबी और सिरदर्द वाली प्रोसेस बन जाती है। इसलिए जब तक बिल्कुल पक्के और प्रूवेबल रिकॉर्ड्स ना हो, पोर्टल पर डेटा ना बदलना ही समझदारी है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि वो फाइनल सेव बटन दबाने से पहले क्या सब कुछ क्रॉस चेक कर लिया गया है? क्या अकाउंटिंग बुक्स, GSTR 1, 3B और एक्सपोर्ट्स के लिए FIRC और आइस गेट का डेटा एक दूसरे से परफेक्टली मैच कर रहा है? एक बार डेटा लॉक हुआ तो वो एक परमानेंट डिजिटल ऑडिट ट्रेल बन जाता है। अब ये तय करना बिजनेस के हाथ में है कि वो ऑडिट ट्रेल एक स्मूथ कंप्लायंस की कहानी बताएगा या फिर एक भारी भरकम नोटिस की। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।